वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। 27वें वीडियो के साथ पिछले वीडियो में हमने आपको केंद्रक झिल्ली के बारे में अध्ययन करा दिया था। अब केंद्रक का जो दूसरा भाग है उसमें आता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक की संरचना के अंतर्गत केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान देना, क्या है ये केंद्रक द्रव्य, या इसको हम बोलते हैं केंद्रकीय अधात्री, मतलब केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला पदार्थ मैटर, इसे बोलते हैं केंद्रकीय अधात्री। केंद्रकीय अधात्री, केंद्रकीय अधात्री। इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक, केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। देखिएगा, अगर ये झिल्ली नहीं होती तो यहाँ कोशिका द्रव्य है तो ये पृथक ही नहीं होता। कि हो सकता है कि छिद्रों में से कोशिका द्रव्य इसमें आ गया और एक झिल्ली डेवलप हो गई। इस झिल्ली का निर्माण किससे होता है, केंद्र झिल्ली का निर्माण बताइए। वसा एवं लिपिड से होता है, लाइपोप्रोटीनस होती है। तो ध्यान देना, पृथक कर रहा है किसको, कोशिकीय झिल्ली किसको पृथक कर रही है, कोशिका द्रव्य को। तो ध्यान देना, इसमें परिभाषा है केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक कोशिका द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्वारा पृथक केंद्रक द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एक तरह का ये कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन जब केंद्रक झिल्ली से आवृत हो जाता है तो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या होता है, तरल पदार्थ होता है या अधात्री जिसे हम बोलते हैं। उसके अंदर केंद्रिका, क्रोमेटिन जाल, प्रोटीन, एंजाइम आदि कण पाए जाते हैं। तो मेन चीज ध्यान रखना, केंद्रक द्रव्य में आगे लिखो, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, कॉमा, इसमें आ जाएगा आपको क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पदार्थ और एंजाइम आदि पाए जाते हैं, ये केंद्रिका है, ये क्रोमेटिन जाल है और इसमें एंजाइम वगैरह पाए जाएंगे आपको। तो केंद्रक द्रव्य में क्या क्या जो आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमेटिन पदार्थ और एंजाइम आदि पाए जाते हैं। ध्यान देना, कोशिका विभाजित क्यों होती है, कभी आपने सोचा कि कोशिकाओं का विभाजन, एक चीज देखो ध्यान से, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं हम, बताइए, पढ़ा होगा, खूब पढ़ा है आपने और 10th में पढ़ के आए हैं खूब। पिछले 10th में तो 9th में कहीं पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने। जब हमारे शरीर में या किसी भी शरीर में, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में यदि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तो वो किसका रूप लेता है, कैंसर का। ये बात ध्यान रखना, कैंसर का रूप ले लेता है वो। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजित क्यों होती है, क्या कारण है, हमने आप, हाँ बताओ बेटा। तो देखिए बेटा, कोशिका विभाजित क्यों होती है, तो ध्यान देना, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य। तो देखो, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य
के अनुपात में एक निश्चित संबंध होता है, एक निश्चित संबंध होता है। जब तक यह संबंध निश्चित रहेगा तब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी। आगे क्या होता है देखो, जिसमें निश्चित संबंध होता है, जिसमें अंतर आने के कारण, जिसमें अंतर आ जाने या होने के कारण कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। इन दोनों के निश्चित अनुपात को किन दोनों के, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों के निश्चित अनुपात, इन दोनों के निश्चित अनुपात को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। जब इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स में अंतर आ जाता है तो क्या हो जाता है? कोशिका विभाजित हो जाती है। इसका मान होता है देखो NI, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या इसको ये भी कह सकते हैं NI बराबर VN आएगा इधर, VN अपॉन VC माइनस VN। ये एक सूत्र है, ये पूछा जाता है, ये सूत्र किसको दर्शाता है? इसमें NI क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, I फॉर इंडेक्स, N फॉर न्यूक्लियोप्लाज्मिक, VC क्या है? VN, ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की केंद्रक का आयतन क्या है? ध्यान देना। V फॉर वॉल्यूम, N फॉर न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन। यहाँ क्या है? VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का आयतन, कोशिका द्रव का आयतन। घटा देंगे किसमें से? VN में से। इनमें अंतर आ जाएगा दोनों में। कोशिका द्रव का और केंद्रक द्रव के आयतन में अंतर के कारण क्या हो जाता है? विभाजन हो जाती है। तो इसको आप दे सकते हैं VN, ये NI का तो मतलब होता है यही न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। लिख लें न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और इसमें VN का मतलब होता है केंद्रक का आयतन, केंद्रक द्रव्य का आयतन। VC बराबर कोशिका द्रव का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन, और VN बराबर, VN हो गया, बस यही है, दो ही है इसका, तीन। ये आपको ध्यान होना चाहिए। VN वही, तो VC माइनस VN, कोशिका द्रव के आयतन और केंद्रक द्रव के आयतन में अंतर। माइनस क्या बोलते हैं? अंतर। ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस इन अंतर को दर्शा रहा है। इनमें अंतर के कारण क्या हो जाता है? कोशिका विभाजित हो जाती है। या तो कोशिका द्रव की मात्रा अधिक हो जाएगी, यदि खूब पोषण मिल रहा है पादप को तो कोशिका विभाजित होगी, अपने आप ही नहीं होंगी क्या? कोशिका विभाजित नहीं होंगी क्या? कभी आपने देखा होगा, जैसे एक फल होता है जिसमें कई आराम से बाहर आ जाते हैं, फल का आकार चेंज हो जाता है, आप खुद ही देख लीजिएगा। कई चीज़ें होती हैं, और इसका सब यदि जंतुओं में, ध्यान देना, जंतुओं में जैसे मनुष्य में यदि अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे शरीर में कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित नहीं होती हैं, और मेनली ऐसी शरीर में कौन सी कोशिकाएं हैं जो विभाजित ही नहीं होती है? हाँ, ब्रेन कोशिका, मस्तिष्क कोशिका विभाजित नहीं होती है। फिर भी आपने देखा होगा, यदि आप जानते हो, खुद जानते हो, ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? फिर बताओ। मस्तिष्क में होता है ब्रेन ट्यूमर। मस्तिष्क में गांठ क्यों होती है, क्यों बन जाती है? जबकि मस्तिष्क कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, फिर भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है।
तो क्या होता है कि दूसरी जगह से कोशिका वहाँ पहुँच जाती हैं रक्त के द्वारा और वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जहाँ तक ऐसा है मेरे हिसाब से। तो देखिएगा नॉलेज आपको अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये। आपने बहुत अच्छा बताया बेटा, बहुत बढ़िया, कि कोशिका विभाजन किस कारण होता है, कोशिका द्रव और केंद्र द्रव के अंतर आ जाने के कारण। अब आता है आपको, हो गया ये केंद्र द्रव। इसके आगे भाग कौन सा आएगा, इसमें आपको आ जाएगा केंद्रिका। केंद्रिका तीसरा भाग आ जाएगा इसका, केंद्रिका। अब आता है इसमें केंद्र झिल्ली हो गई, केंद्र द्रव हो गया, अब आता है केंद्रिका। ध्यान देना, इसका जो पार्ट है तीसरा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका और केंद्रिक क्या बोलते हैं, केंद्रिक भी कह सकते हैं इसको, केंद्रिक। केंद्रक बात अलग होती है, केंद्रिक किताब में दे रखा है। इंग्लिश है कि न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। ध्यान देना, कहाँ पाई जाती है, केंद्रक द्रव में झिल्ली रहित। कैसी होती है, झिल्ली रहित गोलीय अंडाकार कणिका रूपी संरचना क्या कहलाती है, केंद्रिका कहलाती है। तो आप देखो इसमें कि केंद्रक द्रव में उपस्थित गोलाकार दानेदार, परिभाषा देखें इसकी, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित, केंद्रक द्रव में उपस्थित गोलाकार दानेदार। कैसी है, गोलाकार है, दानेदार है, गोलाकार दानेदार झिल्ली रहित संरचना। कैसी है, झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित संरचना केंद्रिका कहलाती है। झिल्ली रहित संरचना केंद्रिका कहलाती है, झिल्ली रहित संरचना केंद्रिका कहलाती है। तो देखो बेटा कैसी होती है ये, दानेदार है, झिल्ली रहित है। ध्यान देना, जो केंद्रक द्रव्य होता है इसके लगातार संपर्क में रहता है, बिल्कुल संपर्क में, क्योंकि झिल्ली रहित है। अगर झिल्ली होती तो इसे क्या हो जाता, पृथक हो जाता ये। तो ध्यान देना, केंद्रक द्रव्य, आगे देखो, केंद्रक द्रव्य आप चाहे ये लिख लो, इसका द्रव्य, किसका, केंद्रिका का जो भी होगा, इसका द्रव्य केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है, लगातार संपर्क में रहता है। मतलब केंद्रिका का जो भी पदार्थ होगा वो केंद्रक के या केंद्रक द्रव्य के लगातार संपर्क में रहता है, यह सतत संपर्क में रहता है। आगे देखो जी, खोज किसने की थी इसके अंदर, केंद्रिका की खोज फोंटाना, कौन से वैज्ञानिक थे, फोंटाना ने की। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। क्या कार्य है इसका, ध्यान देना, क्या कार्य करती है ये, ध्यान देना। यह सक्रिय राइबोसोम व आरएनए निर्माण हेतु स्थल होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का, सक्रिय राइबोसोम और आरएनए का। आरएनए क्या होता है, दोबारा सुन लें ध्यान से, डीएनए और दूसरा है आरएनए। यहाँ डीएनए होगा, यहाँ आरएनए होगा, या केंद्रक द्रव में आरएनए होगा। वैसे आरएनए कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, क्यों, कहाँ से आता है, यहीं से निकल करके वहाँ पहुँच जाता है। और डीएनए केंद्रक में। फिर भी क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रकीय अम्ल। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या केंद्रकीय अम्ल कहते हैं, क्योंकि केंद्रक में पाए जाते हैं।
केंद्रक में पाए जाते हैं तो केंद्रकीय अम्ल, न्यूक्लियस इंग्लिश है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल, बात वही है। अब अम्ल का नाम क्यों दिया गया इनको, ध्यान देना, इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है इसलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है इसलिए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान देना। तो अम्ल क्यों कहा गया, एसिड क्यों कहा गया इसको, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान देना। ये होते हैं शर्करा से बना होता है एक तो, 3 चीज, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल क्या बोलते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार एन क्षार, और एक होता है कौन सा, ध्यान देना बेटा, न्यूक्लिक क्षार, और एक होता है आपके इसमें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, इसमें भी यही होते हैं। फर्क क्या है, शर्करा क्या पाई जाएगी, राइबोज, इसमें डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीडेशन हो जाता है एक अणु का। तो ध्यान देना, अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, फास्फेट के रूप में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल, डीएनए में फास्फोरिक अम्ल फास्फेट के रूप में पाया जाता है PO4-3, ध्यान देना। कई चीज़ आती है इसके अंदर, डीएनए पर ऋणावेश होता है, डीएनए अणु कैसा होता है, ऋणावेश होता है, क्यों होता है, क्योंकि -3 है, तो डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है फास्फेट के रूप में, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, अम्ल कहा गया है इनको, ध्यान देना। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। तो कहने का मतलब क्या है, किसका निर्माण करती है ये, तो कार्य क्या है इसका, देखो केंद्रिका, कार्य के रूप में देखो, केंद्रिका, सक्रिय राइबोसोम, सक्रिय राइबोसोम, सक्रिय राइबोसोमल कर लो इसको, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का निर्माण स्थल, आरएनए निर्माण हेतु स्थल होता है, निर्माण हेतु स्थल होता है, अर्थात राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए, तो राइबोसोम आरएनए का निर्माण स्थल होता है। ये प्रश्न आता है कॉम्पिटिशन में कि आरआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में, केंद्रक के अंदर केंद्रिका में होता है, ध्यान रखना। आगे देखो, तो जहाँ पर अधिक सक्रिय कोशिका में, जो कोशिका सक्रिय होती है, ध्यान देना, जिन कोशिकाओं में अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है, अब ध्यान देना क्या कार्य करता है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जिन कोशिकाओं में अत्यधिक रूप से प्रोटीन निर्माण होता है वो कोशिकाएं सक्रिय अधिक होती हैं। इसमें आप लिख लें, एक पॉइंट और लिखें आप इसमें, जिन कोशिकाओं में अधिक सक्रिय रूप से, इसको दौड़ो पहले, पहले अगला पॉइंट लिखो, जिन कोशिकाओं में अधिक सक्रिय, जिन कोशिकाओं में अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिन कोशिकाओं में अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है, उनमें केंद्रिका, बड़ी एवं केंद्रिका बड़ी, उनमें क्यों लिखो आप, उनमें अनेक केंद्रिकाएं एवं बड़ी होती हैं। तो ध्यान देना, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण अधिक होता है उनमें केंद्रिकाएं अधिक संख्या में पाई जाएंगी और बड़ी होंगी। आकार में कैसे होंगी, बड़ी होती हैं। अब इसका चौथा जो पार्ट है
वो आता है क्रोमेटिन पदार्थ। ध्यान देना, केंद्रक का निर्माणकारी जो चौथा पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। चौथा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पदार्थ। तो ध्यान देना, क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है बेटा, कि यदि हम केंद्रक को इंटरफेज अवस्था में देखें तो केंद्रक द्रव में ढीली ढाली जाल रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। तो इसमें देखो, इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में पाई जाने वाली परिभाषा देखो इसकी, इंटरफेज अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में, इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की बनी, ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की बनी, न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की बनी जाल रूपी संरचना, जाल रूपी संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। जाल रूपी संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। क्या होती है, इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में, क्योंकि केंद्रक का अध्ययन हम इंटरफेज अवस्था में आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की बनी जालिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। आगे जो गुणसूत्र है उसके बारे में हम अगले टॉपिक में कल कराएंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।